तो आपनो बजट 19 तारीख को पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी और बजट से व्यापारी वर्ग को कितनी उम्मीदें हैं, चर्चा करने के लिए एक पूरा गेस्ट पैनल व्यापारी वर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपुर में सहयोगी दामोदर इनसे खास बात कर रहे हैं। दामोदर, ओवर टू यू। आवाज पहुंच रही है आप तक? बात कीजिए दामोदर। देखिए, क्योंकि पूर्णकालीन बजट है, ये सरकार का पहला पूर्णकालीन कहें, क्योंकि दूसरा बजट विधानसभा में पेश करेगी दिया कुमारी। तो ऐसे में जो उम्मीदें हैं उनको लेकर काफ़ी उत्साहित हैं सभी इंडस्ट्रियल। सर, अपने बात कर रहे थे, क्योंकि जब इंडस्ट्री पे बात कर रहे थे, इंडस्ट्री में ये था कि कुछ इंडस्ट्रियल का कहना है कि जो राइजिंग राजस्थान के दौरान जो ज़मीनें तो ले लेते, लेकिन धरातल पे वो इंडस्ट्री नज़र नहीं आती। तो इसको लेकर किस तरीके से देखते हैं और इस बजट में क्या उम्मीद जता रहे हैं? एक्चुअली में जो राइजिंग राजस्थान में अभी एमओयू हुए हैं और जो ज़मीनों को लेके, क्योंकि जनरली यही होता है कि लोग ज़मीन ले लेते हैं, उसमें औद्योगिक इकाई नहीं लग पाती है, इसलिए अभी भजनलाल सरकार जी ने जो पूरा ये सिस्टम बनाया है कि उसमें वो इकाई लगनी चाहिए, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट उनको लैंड अलॉटमेंट कर रहे हैं। इस हिसाब से अगर हम ऐसा कानून ले आएंगे कि वहाँ पे वो उद्योग लगे, तो निश्चित ही है कि राजस्थान अपने आप में नंबर 1 डेवलपमेंट पे आएगा। लेकिन मेरा कहना ये था कि आज राजस्थान में कुछ ज़िलों में ही डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, उदयपुर है। ज़िले आज की डेट में देखा जाए तो काफ़ी हो गए, तो हमें ज़िले वाइज उद्योगों को विस्तार करना चाहिए, वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बाहर से आके यहाँ उद्योग लगा रहे हैं, उनको सिंगल विंडो के माध्यम से उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इस तरह मिलनी चाहिए कि अब यहाँ कुछ चेंज हो गया है, और जिससे कि लोग गांव में से पलायन नहीं करें, छोटे छोटे उद्योग लगें। जो मीडियम रेंज के और लोअर रेंज के लोग हैं उनके लिए काम बहुत है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो टूरिज्म को भी इतना बड़ा स्कोप है कि इस पर फोकस कर लें तो शायद हिंदुस्तान में रेवेन्यू में सबसे नंबर 1 होंगे। तो इसलिए हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि औद्योगिक इकाई से पहले उनकी सारी जो प्रॉब्लम है, चाहे वो एनओसी लेके है, चाहे फायर को किसी भी चीज़ की है, उनको अपन सॉर्ट आउट करें, जिससे कि राजस्थान का विकास अच्छी तरीके इस बजट से कितना इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा इस बजट से सर? हम उम्मीद तो ये करते हैं कि पहला राइजिंग राजस्थान का पहले साल में इन्होंने ये सबमिट किया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि 5 साल के अंदर एक दूसरा भी होगा। इससे हमें लगता है कि हमारी काफ़ी जितनी घोषणाएं हुई हैं वो 70% धरातल पे आएंगे, और अगर इतनी आ गई तो ये मान के चलें कि राजस्थान का नक्शा बदला हुआ नजर आएगा। देखिए, राइजिंग राजस्थान के हुआ है और उस जिस अनुसार सरकार काम कर रही है, क्योंकि सरकार को 1 साल में वो प्रगति रिपोर्ट भी देनी है, तो इट मीन्स ये कह सकते हैं कि राजस्थान को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करना है उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए सरकार काम भी कर रही है। तो इस बजट में दिया कुमारी ने कहा कि हर वर्ग को अच्छा ही मिलेगा, यानी अच्छा बजट होगा। सर, आप किस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से इस बजट में देखते हैं, क्या उम्मीद है? देखिए, वैसे मैं मुद्रण व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, और जिस हिसाब से सरकार यहाँ प्रयास कर रही है कि राइजिंग राजस्थान का भी आयोजन किया उन्होंने, केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है, अन्य राज्य की सरकारें भी प्रयास कर रही है कि अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट लाए। अब इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी आवश्यकता मुझे महसूस होती है वो एक एग्जीबिशन सेंटर बड़े स्तर पे बनाने की आवश्यकता है। अभी हमारी संस्था द्वारा एक दिल्ली में ग्रेटर नोएडा में एग्जीबिशंस आयोजित की गई थी 1 से 5 फरवरी। उसमें लगभग 600 प्लस एग्जीबिटर ने हिस्सा लिया था, और ये था कि हमारे पास 100-150 एग्जीबिटर और पाइपलाइन में थे, लेकिन उनको देने के लिए हमारे पास जगह नहीं थी। उनको अंत हमें पार्किंग स्पेस तक में हमें एग्जीबिशन लगवानी पड़ी, और मतलब स्पेस को लेकर के बड़ा परेशान रहे, और नेक्स्ट एग्जीबिशन हम वहाँ पर भी नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इवन कि पूरे इंडिया में हम सर्च आउट कर रहे हैं तो ऐसा एग्जीबिशन सेंटर ही हमें नहीं मिल पा रहा है जहाँ हम एक बड़े स्तर पर एग्जीबिशन को ले जा सकें। राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में कोई ज़मीन चिन्हित की गई है जहाँ वो ऐसा सोच रहे हैं कि एग्जीबिशन सेंटर बनाएं,
तो वो इस लेवल का होना चाहिए जहां एक बड़ी इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस अपना एग्जीबिशन आयोजित कर सके, व्यापार को बढ़ा सके और यहाँ से हम एक्सपोर्ट और अदर चीज़ों का प्रदर्शनी लगा सकें। ये मेरी पहली बात है। दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि सरकार को इस संदर्भ में एक अपना सोशल सिक्योरिटी भी लानी चाहिए व्यापारियों के लिए, क्योंकि व्यापारी हमेशा सरकार को केवल देता ही देता है। एक समय आता है जब उसका भी समय आता है कि वो सरकार से कुछ डिमांडिंग मोड में आता है, तो उसको सरकार को एक सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए कि उसको एक कोई पेंशन स्कीम लागू करे, मेडिकल है और अदर चीज़ों में उसको सहायता सरकार करे। तो उसके लिए सरकार अगर ऐसा करती है तो डेफिनेटली व्यापारी भी बढ़ चढ़ कर के टैक्स में सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। ये मेरा। सरकार ने जब सुझाव लिए तो उसमें आप लोगों ने ये सुझाव रखा था कि जो इंडस्ट्रियल है उनको सोशल सिक्योरिटी भी दी जाए। बिल्कुल, हमने पिछले बजट में भी ये सुझाव दिया था और इस बार भी दिया है। सोशल सिक्योरिटी आवश्यक होनी चाहिए। मतलब आज हर विकसित देशों में सोशल सिक्योरिटी है कि व्यापारी कमाता है जब तक सरकार को भरपूर टैक्स देता है, उसके बाद में सरकार उसको वो चाहे किसी भी देश में जाकर के रहे, कहीं भी रहे, उसका एक फिक्स अमाउंट पेंशन के रूप में उसको मिलता है। तो अगर ऐसा मिलेगा तो एक सरकार के प्रति फेथ भी आएगा और एक लगेगा कि गवर्नमेंट हमारे बारे में भी कुछ सोच रही है, तो हम उसके लिए बड़ा अच्छा करने की सोचेंगे। देखिए, अब एजुकेशन पे बात करते हैं। एजुकेशन बहुत बड़ा सेक्टर है और एजुकेशन में कह सकते हैं कि किस सेक्टर से सर आप? मैं इंडस्ट्री सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हूँ। मैन्युफैक्चरिंग के इसमें किस तरीके से देखते हैं इस बजट में, क्योंकि निर्यात, निवेश, ये सब बातें हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की बातें होती है, क्या कहेंगे सर? देखो, अभी तक तो सब एक तो चीज़ है कि एक्सपोर्ट के लिए, प्रमोशन के लिए सब मेहनत करते हैं और होता भी है। अब दूसरी इंडस्ट्री जो इंपोर्ट को कट कर सके, उस पर भी प्रमोशन कुछ होना चाहिए कि जो इंपोर्ट हो रहा है उसको लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें तो क्या बेनिफिट मिले। अभी इस पर कम ध्यान दिया जाता है। जैसे हम उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो चाइना से 100% इंपोर्ट हो रहा था, उसकी टेक्नोलॉजी हम इंडिया में ले आए और हमने वो डेवलप करके उसको प्रोडक्शन कर दिया। बट उसके लिए हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा गवर्नमेंट से इंपोर्ट कट करने का। एक्सपोर्ट का तो मिलता है, इंपोर्ट का नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों नहीं है? ये होना चाहिए प्रोविज़न, अब होना चाहिए। बजट में उम्मीद करते हैं, हम डाला भी है, इसको कुछ मिलना चाहिए। और दूसरा, राइजिंग राजस्थान से जो MOU साइन हुए हैं, एक सफलतापूर्ण आयोजन हुआ था, बट MOU साइन के बाद अब अभी तक तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। मीडियम और स्मॉल स्केल पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं के बल पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ राजस्थान की या स्टेट की होती है। वो बहुत ज़रूरी है। वो बजट में कोई ऐसा प्रोविज़न किया जाए जिससे वो आगे बढ़ सके। और आपका जो प्रश्न था कि ज़मीन दे दें उसके बाद वो कर पाए नहीं कर पाए या कोई करे ना करे, तो एक राइडर डालना चाहिए कि विदिन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ वो विड्रॉ कर देनी चाहिए। ये राइडर डाल देना चाहिए उनको, वो बेनिफिट है। तीसरा जो है, इंटरेस्ट सब्सिडी पर अभी उनको और जोर देना पड़ेगा कि कैसे बढ़ाया जाए। और चौथा, अभी तक ये रिप्स में कैपिटल सब्सिडी, कैपिटल पर इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं, बट वर्किंग कैपिटल पर कुछ नहीं दे रहे हैं। वो भी देखना चाहिए इनको। ये उम्मीद है हमको बजट में आने की। देखिए, उम्मीद है, क्योंकि टैक्स की बात करें, टैक्सेस क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है उसमें, क्योंकि स्टेट का कुछ नहीं होता है, तो ऐसे में जो टैक्स का जो कह सकते हैं कि इस बार 12 लाख का केंद्र सरकार ने भी मुक्त रखा है, छूट दी है। तो अब इस छूट के बाद में इंडस्ट्री में किस तरीके को प्रोत्साहन होगा, और इस क्योंकि अब राज्य का बजट आने वाला, तो राज्य के बजट को किस तरीके से इसमें देखें? कंज्यूमर गुड्स पे इसका इम्पैक्ट आएगा डायरेक्टली। 12 लाख का इनकम टैक्स स्लैब होने की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जो टैक्स सेविंग 50,000 से 1 लाख लोगों की हो रही है, तो अल्टीमेटली मोबाइल्स, अदर ड्यूरेबल्स जो हैं, टीवी, इस तरीके के आइटम्स की सेल बढ़ने वाली है। तो सरकार को इनडायरेक्टली GST और अदर सोर्सेज से टैक्स रेवेन्यू आना ही है। चूँकि अब टैक्स कंट्रोल पूरा सेंट्रल के पास में, सरकार, राज्य सरकार जो है उनके हाथ में टैक्स कलेक्शन को लेके कुछ होता नहीं है कि छूट अलग से दें। पेट्रोल और डीजल और ये 2-3 जो चीज़ें हैं जिनके ऊपर वैट सरकार चाहे तो कम कर सकती है, वो भी अभी जैसे भजनलाल सरकार आई थी, इन्होंने सबसे पहला डिसीजन इन पे टैक्स कम करने का लिया था। तो सरकार से टैक्स को कम करने का तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि और कोई ऐसी रिक्वेस्ट दें कि जिससे और कोई कमी आए। बस डायरेक्ट टैक्सेशन जितना कलेक्शन सरकार के पास आ रहा है, वो इंडस्ट्री को इनडायरेक्ट रूप में जो सब्सिडी और कोई चीज़ जिससे कि यहाँ पे और ग्रोथ आए, उन पे फोकस करना चाहिए। ग्रोथ आए और उन पर फोकस करें। सर, क्या लगता है इस बजट में कितनी उम्मीदों पे खरा उतरेगा लोगों, क्योंकि आम से लेके खास सभी का फोकस है इस बजट में,
तो आप इंडस्ट्री के साथ साथ आम लोगों को किस तरीके से देखते हैं इस बजट में? आम लोग तो संतुष्ट होते दिख नहीं रहे हैं। एक तो महंगाई की जो बात है ना, आदमी सब्जी की दुकान पे जाता है, जनरल स्टोर पे जाता है, बाज़ार में जाता है, अपने अपने लेवल के हिसाब से जो शॉपिंग कर रहे हैं, आम आदमी महंगाई की बात करता है। ये आंकड़े तो बहुत सारे बताते हैं कि सब ठीक हो रहा है, बट महंगाई प्रैक्टिकली कम नहीं हो रही है। महंगाई की सबसे बड़ी मार जो मीडियम क्लास और लोअर मीडियम क्लास है उनके ऊपर पड़ती है। मेजॉरिटी हमारी देखो वो ही है। तो अब ठीक है, ये जो गवर्नमेंट ने 12 लाख वाला जो छूट दी है, इससे काफ़ी लोगों में एक अच्छा मैसेज गया है। बट ठीक है, इससे ओवरऑल हमारी जीडीपी पे और रेवेन्यू पे और प्रोग्रेस पे और महंगाई कंट्रोल करने पे और आम आदमी की परचेजिंग पावर बढ़े, वो कैसे बढ़े? आम आदमी की जब तक खरीदारी की, परचेजिंग की, खर्चा करने की वो नहीं बढ़ेगी तो पैसा मार्केट में आएगा नहीं, महंगाई कंट्रोल में नहीं होगी। टैक्स अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बढ़ाना ही पड़ता है। सरकार छूट देने के लिए टैक्स घटाना पड़ता है और रेवेन्यू कम होता है, तो उससे कोई सोल्यूशन निकलता दिख नहीं रहा है। बट इस बार उम्मीद तो हमें बहुत अच्छी है, क्योंकि गवर्नमेंट दोनों जगह सेम है और हमारे यंग जो दिया कुमारी जी हैं वो भी काफ़ी जोर लगा रही हैं और भजन लाल जी का भी कमिटमेंट खूब है। और उम्मीद तो हम ये कर रहे हैं कि कोई न कोई डेफिसिट जो घाटा है उसको कम करके रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अभी राइजिंग राजस्थान में भी बहुत सारे नए लोगों के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए हैं। ज़मीनों की ये थोड़ी चक्रव्यूह छोड़ के वो ढंग से रियल सेंस में जो यूज़र को देवें और जो यहाँ इंडस्ट्री लगाए और इन्वेस्टमेंट आए और बाहर से भी पैसा आए। उसमें एक जो मैं देख रहा हूँ कि सेक्टर जो टूरिज़्म सेक्टर है ना वो छूट रहा है। आपने भी अभी पूछा नहीं किसी से, मैं थोड़ा होटल इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ हूँ। राजस्थान के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा रेवेन्यू है, सबसे कम खर्चा इसी पे होता है और मैक्सिमम रेवेन्यू इस पे आता है। रोज़गार बहुत मिलता है इसमें। छोटी छोटी जगह पे लोग घरों में, गाँव में, जंगलों में, टीलों में चले जाते हैं, वहाँ टेंट लगा के भी लोग रहते हैं, फैसिलिटी मिलती है, कितनी टैक्सियाँ चलती है, रेस्टोरेंट वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह। बजट होटल्स ने भी महंगाई की भू रूपांतरण नीति आनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो बजट होटल है उन्हीं को प्रमोट करना चाहिए। जो लग्जरी वाले होटल हैं वो तो फिर भी आ जाएंगे, देखो उनका रेवेन्यू तो बड़ा जनरेशन होता है, बट वो ठीक है। जो मेजॉरिटी है ना, पहले हमारे फॉरेनर्स बहुत आते थे, अब वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो वो तो सब बंद हो गया और हम मान लिया कि टूरिस्ट बाहर से तो नहीं आएंगे। बट इंडिया में भी आफ्टर कोविड बहुत टूरिज़्म में ये जो चेंज हुआ है। और बजट होटल के लिए अगर ये टैक्स में रिलैक्सेशन देंगे और उनको प्रमोट करेंगे और थोड़ी सी पॉलिसी रिलैक्स करेंगे। आज ये जो घरों के अंदर लोग एक एक दो दो कमरे के जो बीएनबी वगैरह की बात करते हैं, बाहर हम जाते हैं वर्ल्ड में कहीं पे जाते हैं तो एक एक घर में लोगों ने कर रखे हैं, तो उनमें क्या दिक्कत है? ये इनको प्रमोट करना चाहिए ना। लोग वो चाहते हैं, बाहर वाले तो चाहते हैं कि हम किसी के घर में घर के मेंबर की तरह रहें, घर वालों को काम मिलता है और उसमें और एजेंसी इसके लिए सरकार ने किया है ना ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कि आप गांव में जाएंगे, वहाँ मतलब उन ग्रामीण महिलाएं या जेंट्स उनके साथ वो देखेंगे दिनचर्या वहाँ की पूरी, और वहाँ पर रुकेंगे भी स्टे के लिए भी। तो सरकार ने किया तो है ये, लेकिन ये प्रैक्टिकली हो पाएगा क्या? अगर हो जाए तो बहुत अच्छी पॉलिसी, बहुत अच्छी है, नो डाउट, ये बिल्कुल करना चाहिए। ये सबसे सस्ता काम है और बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू और रोज़गार मिलेगा इसके अंदर। ये मैं स्पेशल कहना चाहूँगा कि टूरिज़्म पे गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा स्टाफ लगा के, एक्स्ट्रा कोई डिपार्टमेंट बना के, एक्स्ट्रा लोगों की फैसिलिटी। जिसमें सबसे बड़ी समस्या हमारे आती है सफाई की। कोई भी आदमी घर छोड़ के बाहर जाता है ना तो उसको साफ़ सुथरे माहौल चाहिए, मतलब शहरों में। और हम देखते हैं सफाई के ऊपर भी गवर्नमेंट को अलग से बजट करना चाहिए। सर, डबल गारंटी का बजट, यानी अब क्योंकि डबल इसलिए हो गया कि केंद्र में सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, और इंडस्ट्री को क्योंकि चाहे देश की हो या प्रदेश की हो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि चाहे अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा क्योंकि टैक्सेस वगैरह ये तो सरकार को भी एक मजबूती मिलती है। तो इस बजट से किस तरीके से देखते हैं आप इन सब, चाहे बजट को तो हम पॉजिटिव वे में ही देखते हैं, और हर बार जो बजट आता है कुछ ना कुछ नया और कुछ पॉजिटिव लेके आता है ट्रेड और इंडस्ट्री से। जैसे आपने भी बोला कि धुरी जो है वो टोटली किसी भी कंट्री हो चाहे स्टेट हो, उसकी धुरी है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के माध्यम से जितना जीएसटी आएगा
उतना उस का विकास स्टेट का ज़्यादा हो पाएगा। आज भी हम देखें तो राजस्थान अभी जीएसटी कलेक्शन में बहुत पीछे है, और राजस्थान के उद्योगपति जो भी हैं, पूरे हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उद्योगपति राजस्थान के हैं। जो लोग बाहर जाके इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं, ये पिछले कुछ सालों से राइजिंग राजस्थान या इन्वेस्ट राजस्थान से ये स्टार्ट हुआ है, उसके माध्यम से कुछ इंडस्ट्रियां राजस्थान में आनी चालू हुई है। पर फिर भी हम इसमें जितने एमओयू पिछले सालों में हुए उसमें बहुत पीछे पिछड़े हुए हैं, वो नहीं लग पाए हैं। पर अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी, जो अभी 4 साल का पीरियड बाकी है, उसमें जितने एमओयू हुए हैं उसमें मैक्सिमम धरातल पे ला पाएंगे। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी निवेदन है कि इसमें जो कमेटी बनी हुई है, जो इस इन्वेस्टमेंट पे रिव्यू करती है हर महीने की महीने, उसमें कुछ उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाए, तो जिसमें कोई समस्या हो तो वो भी उसमें बता पाए। और रेवेन्यू जितने इंडस्ट्रियां लग जाएगी उतना जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा आएगा। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोचती है कि हम बाहर से जो आयात हो रहा है उसकी इंडस्ट्रियां इंडिया में ज़्यादा कैसे लगा पाएँ। तो इसी तर्ज पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को भी ये सोचना चाहिए कि जो आइटमें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी दूसरे स्टेट से या दूसरी कंट्री से कर रहे हैं, या जयपुर में आ रही है या राजस्थान में आ रही है, उसकी इंडस्ट्रियां राजस्थान में कैसे लगे ताकि हमारा जीएसटी टोटली हमारे पास बचे, या हम राजस्थान से ज़्यादा दूसरे स्टेट में एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएँ, या इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट में हम कहीं योगदान दे पाएँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे तो हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी। रेवेन्यू बढ़ेगी सर, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार ने अभी नई टूरिज्म पॉलिसी लाई है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएगा, चाहे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाएंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, तो उसी को लेकर भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस बार। तो बिल्कुल अच्छी बात है कि हमारी टूरिज्म पॉलिसी हमारे माननीय मुख्य संरक्षक श्री सुरजाराम जी मिल ने अभी बतलाया था। तो इसमें राजस्थान में बहुत आश्चर्यजनक बात है कि लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ डॉल्फिन भी है। डॉल्फिन जैसी मछली अगर राजस्थान में है और किसी को पता नहीं है तो बड़ी बात है। तो ऐसे राजस्थान में इतना बड़ा सेंटर है टूरिज़्म के लिए, और आज की तारीख में इंडिया का टूरिज़्म, विदेशी टूरिज़्म कम हुआ है, इंडियन टूरिज़्म बहुत बेतहासा बड़ा है, जो इंडिया में भी घूम रहा है और इंडिया के बाहर भी घूम रहा है। उसी टूरिज़्म को हम अगर इंडिया में यहाँ राजस्थान में ला पाए, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है। पीपीपी मॉडल में बहुत सारे एमओयू करने की ज़रूरत है कि लोग अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ला पाएँ। और पिछली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था देश से कि लोग विदेश में जाके शादियां नहीं करें। उसी तरह ज़्यादा ज़रूरी है कि भी कॉरपोरेट जगत की जितनी मीटिंगें हैं वो सारी विदेशों में हो रही है। हर कॉरपोरेट, हर कंपनी की, उसको भी रोका जाए और उसको इंडिया में ही प्रमोट किया जाए, ताकि उससे भी हमारा टूरिज़्म बहुत बड़ा बढ़ सकता है और हमारी फॉरेन रेवेन्यू भी बहुत बड़ी बढ़ सकती है। साथ ही साथ मेरा का गवर्नमेंट से ये आग्रह है कि इस बार जैसे हमने एमओयू किए हैं, तो रिप्स की पॉलिसी में बजट को अच्छा खासा उम्मीद है कि इस बार बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ आ रही है। तो रिप्स का दायरा भी बढ़ाने की ज़रूरत है और रिप्स में आने वाली जो अमाउंट है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। माननीय हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी लगातार 1-to-1 भी मुलाकात कर रही है और ग्रुप मीटिंगें भी कर रही है। तो मेरी भी पिछले कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो मैंने सुझाव दिया था कि हमारे जितने भी पुलिस थाने हैं राजस्थान के, उसमें स्क्रैप बेतहासा पड़ा है। गाड़ियाँ पड़ी है 20-20, 30-30 साल से, और वो स्क्रैप वहाँ इकट्ठा होता जा रहा है। तो सरकार को एक पॉलिसी बना के कोर्ट से परमिशन लेके इस स्क्रैप को अगर वाइंड अप करते हैं तो हमारे को 2 फायदे होते हैं। हमारे सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो ये पॉलिसी लाए थे, स्क्रैप पॉलिसी, उनका आइडिया था कि हमारे पास जो विदेशों से स्क्रैप आता है उसको कैसे रोकें और अपने स्क्रैप का यूज़ कैसे करें। तो उससे बहुत बड़ा स्क्रैप हम रोक पाएंगे बाहर से आने वाला, और अपने स्क्रैप को हम यूज़ कर पाएंगे। इसी तरह जितने भी माइनिंग एरिया जहाँ माइनिंग हो रही है, माइनिंग के बाहर ओवरबर्डन बहुत बड़ी तादाद में पड़ी हुई है, उसका हम कैसे, रोड प्रोजेक्ट के लिए हमें पहाड़ खोदने पड़ रहे हैं, इधर उधर से लाना पड़ रहा है, मिट्टी लानी पड़ रही है, तो उस जो ओवरबर्डन है उसको भी हम रोडों में यूज़ करें तो वहाँ जगह खाली होगी, वो कोई दूसरे कामों में काम आएगी, और साथ ही साथ वो ओवरबर्डन रोड प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्टों में काम आ पाएगी और वो वहाँ से हट पाएगी। तो इन दोनों पॉलिसियों पे सरकार ज़रूर कोई ना कोई पॉलिसी लेके आएगी, और अगर नहीं ला पाती तो इस पर सोचे और आगे ज़रूर पॉलिसी इसकी लेके आए। देखिए, सरकार क्योंकि वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी प्रदेश को बढ़ा रही है, और यहाँ के जो कॉरपोरेट जगत वाले वो बाहर जा रहे हैं, उनको रोकने की ज़रूरत है। स्किल डेवलपमेंट की बात करें सर, स्टार्टअप्स वगैरह,
उसमें किस तरीके से आप देखते हो इस बजट में? नमस्कार सर, मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। मैं स्किल डेवलपमेंट को ऐसे देखता हूँ कि हमारा जो देश है वो सबसे युवा देश है पूरे वर्ल्ड में। तो हम उस युवा शक्ति को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनकी स्किल्स को काम में ले सकते हैं, कैसे उनकी क्षमताओं को हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो मेरा सुझाव है कि स्किल डेवलपमेंट को अपने को मनरेगा से जोड़ देना चाहिए इंडस्ट्री को लेकर। उससे क्या होगा कि दोनों चीज़ें हो जाएगी। एक तो सरकार की जो फंडिंग है उससे व्यापारियों को भी मदद हो जाएगी। व्यापारियों को जो रोज़गार की प्रॉब्लम आती है, जो लेबर प्रॉब्लम आती है, उसमें भी उनको सहयोग मिलेगा। तो मैं ये अनुरोध करता हूँ सरकार से कि सरकार इस पे ध्यान दे और हमारे जितने भी युवा हैं जो अभी नई पीढ़ी जनरेट हुई है उसको स्किल से जोड़े, उनको डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाए, उनकी प्रोडक्टिविटी का यूज़ करें। धन्यवाद। तो हमारे साथ महिला हैं, महिलाओं से और बात करते हैं मैम, क्योंकि उद्यमी के रूप में महिलाओं का कितना ग्रोथ बढ़ रहा है, कितना और प्रोत्साहन की ज़रूरत है, इस बजट से किस तरीके से आप उम्मीद रखते हैं? देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है और जननी के रूप में हम एक महिला को देखते हैं। तो अगर महिलाओं की बात करें तो उनके लिए आविष्कार करने ज़रूरी है और आविष्कारों की जो उम्मीद है वो बजट से बहुत ज़्यादा होती है कि बजट में ऐसे कौन से प्रावधान आ रहे हैं जिससे ये जननी अपने के लिए आविष्कार हो और वो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी ग्रोथ और हमारी एंटरप्रेन्योरशिप में अपना रोल अदा करे। तो अगर महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे पहले महिलाओं का स्टार्टअप जो योजना है उसमें गवर्नमेंट क्या क्या लेके आ रही है, इस बजट से हमें बहुत उम्मीदें हैं। सेकंड है उनका स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनको अपने स्किल को अप करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से उनको अपने व्यापार के लिए ज्ञान मिल सके। उस ज्ञान के लिए उनको डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट को समय समय पर ऐसे पोर्टल या फिर ऐसे सेंटर खोलने चाहिए जहाँ पे उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके। बिल्कुल दामोदर, आज हमारे साथ उद्योग जगत के कई चेहरे जुड़े जिन्होंने बताया कि 19 तारीख से इन्हें कितनी उम्मीदें हैं, आपनों बजट से इन्हें कितनी उम्मीदें हैं और वो उम्मीदें 19 तारीख को ही पता चलेगा कितनी पूरी होती है। फिलहाल शुक्रिया दामोदर आपका और तमाम मेहमानों का। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।